नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धनिया की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। कलिहारी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, धनिया की खेती पूरे देश में की जाती है। इसकी पत्तियां स्वाद बढ़ाने और दाना मसाला के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए धनिया की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुआई के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं भोपाल की बीज अधिकारी डॉक्टर हेमलता वर्मा। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, जो धनिया का प्रयोग है दाने के रूप में और मसाले के रूप में और हरी पत्तियों का उपयोग सब्जियों में उपयोग किया जाता है। दाने की बुआई के लिए 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है, जो अभी समय चालू हो गया है प्रारंभ। किसान भाई जो धनिया का बुआई कर रहे हैं उसके लिए धनिया को अच्छी गुणवत्ता का धनिया खरीदें मार्केट से और उसके गुणवत्ता को जाँच कर ही अच्छे धनिया का हम बुआई करें। किसान भाई ये भी जाँच कर लें कि हम धनिया का उपयोग हरी पत्तियों के लिए करना चाहते हैं या दाने के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। अगर हरी पत्तियों के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी कई कटाइयाँ करके भी हम दाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर मुख्य रूप से दाने के लिए उपयोग करते हैं तो उसको सीधे फसल को हम सीधे दाने के रूप से बाद ही 120 से 125 दिन के बाद ही हम कटाई करते हैं। तो किसान भाई बुआई से पहले ही सुनिश्चित कर लें कि हम किस उपयोग के लिए धनिया का उपयोग करना चाहते हैं। अब हम किसान भाई चर्चा करते हैं कि भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें। जो धनिया की फसल है ये सिंचित और सिंचित क्षेत्र में दोनों में बोई जा सकती है, लेकिन सिंचित भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है और इसमें कम से कम 4 से 5 सिंचाई हमको आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई ये भी देख लें जो हमारी भूमि है वो ज़्यादा क्षारीय और लवणीय ना हो, अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे प्रकार से हो सके। इसके लिए जो मिट्टी का pH है 6.5 से 7.5 pH की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और किसान भाई इस जब बुआई करें उसके पहले सिंचाई देके पलेवा करके ही बुआई प्रारंभ करें। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाई जो धनिया है उसके लिए हमें खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले अपना उपयोग करें और इसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें, जिसमें से हम नाइट्रोजन की आखिरी मात्रा, स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और सल्फर की पूरी मात्रा बुआई से पहले देना है। बाकी बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में 30 से 35 दिन की फसल में हम किसान भाई इसको देंगे। किसान भाई जो हम धनिया उपयोग करें वो अच्छी वैरायटी का खरीदें। इसमें से अच्छी वैरायटी आती हैं RCR 41, RCR 435, RCR 436, RCR 446, अपनी GC1, GC2, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, सिम्पो S33, ये अच्छी वैरायटी हैं। किसान भाई इनमें से कोई भी जो उपयुक्त वैरायटी हो उसका उपयोग कर सकते हैं। जो धनिया है वो हमारी रबी मौसम की फसल है और जिसका ये बीज दर है हमारी सिंचित फसल के लिए 15 से 20 किलो लगेगा और असिंचित फसल के लिए 25 से 30 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर की बीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। या कार्बनडाजिम या थायरम का मिक्सअप बना के 1.5 से 2 ग्राम कार्बनडाजिम ले लें, 1 ग्राम थायरम ले लें, उसको मिक्स करके फिर हम अपना बीज उपचार प्रति किलो के हिसाब से भी कर सकते हैं। किसान भाई कभी भी जो हम बुआई करें
उसके बीज को हम ज़्यादा गहरा ना बोएं, 2 से 4 सेंटीमीटर बीज की बुआई की गहराई रखें। सीड ड्रिल से करते हैं किसान भाई बुआई तो 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें, और जिससे कि हमें खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई करने में भी सहायता रहती है। किसान भाई जो धनिया है उसमें कम से कम 4 से 5 सिंचाइयाँ लगती हैं, और सिंचाई करने के उपरांत ही हमारी जो फसल है वो अच्छे प्रकार से बढ़वार पे आती है और दाना भी अच्छा प्रकार से बनता है। तो इसमें विशेष रूप से सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसमें जो हम सिंचाई करेंगे, जो पहली सिंचाई करीब 30 से 35 दिन की है, जो पत्ती बनने लगेगी उस समय सिंचाई करेंगे। ये दूसरी सिंचाई है जो 50 से 60 दिन की अवस्था पे की जाती है, जब हमारी शाखाएँ निकलने लगती हैं। जो तीसरी सिंचाई करते हैं वो 70 से 80 दिन के फसल पे की जाती है, जब फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं हमारी फसल में। चौथी सिंचाई जो 90 से 100 दिन के अंतराल पे की जाती है, जब हमारे बीज के बनना प्रारंभ हो जाता है किसान भाई। अब बुआई के बाद हमारा जब दाना बनना प्रारंभ हो जाता है, दाना पकने की अवस्था के समय एक हल्की सिंचाई करें, जो 5वीं सिंचाई होती है, जो 105 से 110 दिन के अंतराल पे किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाई जो धनिया है उसमें खरपतवार नियंत्रण का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि किसान भाई खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो जो उस पर कीट और अन्य रोग उत्पन्न होते हैं जो हमारी फसल को सीधे प्रभावित करते हैं, और जो हमारा जो पोषक तत्व है उसका भी पूरी तरह से हमारे पौधे को नहीं मिलता है। तो किसान भाई इसका विशेष ध्यान से रखें कि हमारी फसल में खरपतवार ना उगने दें। इसके लिए किसान भाई पेंडामिथलिन करके एक दवाई आती है, उसकी 3.3 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी के में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से 72 घंटे के अंदर अपना छिड़काव करें, जिससे कि जो खरपतवार उग रहे हैं उसके बीज समाप्त हो जाएं। किसान भाई जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उस समय भी समय समय पर निदाई गुड़ाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे जो हमारे खरपतवार उग रहे हैं उनको खुरपी के सहायता से निकालते रहें। किसान भाई धनिया के साथ अंतर्वर्ती फसलें भी ले सकते हैं, जैसे चना और धनिया है, और अपना अलसी धनिया है। धनिया के साथ हम गेहूँ भी ले सकते हैं। इस तरह की अंतर्वर्ती फसल चक्र भी किसान भाई अपना सकते हैं। किसान भाई जो धनिया की बुआई के लिए अभी मैंने जानकारी दी है, इसका आप उपयोग करें, जिससे कि आप अच्छी उपज लेके, अच्छी गुणवत्ता की उपज लेके अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। औषधीय बेल कलिहारी की खेती करके अच्छी आय कमाई जा सकती है। ये जोड़ों के दर्द समेत कई बीमारियों के उपचार में मददगार है। इसके अलावा कलिहारी का उपयोग कई तरह के टॉनिक और पीने वाली दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। तो जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है, वे अच्छा उत्पादन के लिए कलिहारी फसल की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं वरिष्ठ तकनीकी पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद से। और आज मैं आपको किसान भाइयों को कालीहारी के बारे में, जिसे विशाल उंगली भी कहा जाता है, क्योंकि उसके फूल हमारे उंगली के जैसे होते हैं, इसलिए इसको विशाल उंगली भी कहा जाता है। पौधा है, चूँकि इसके राइजोम का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए उत्पादन के समय इसके पूरे पौधे को हम लोग को निकालना पड़ता है, ताकि इसका हम लोग राइजोम निकाल सके और उसे सुखाकर बाज़ार में हम लोग बिक्री कर सके। और ये जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है कि इसका उपयोग कैंसर, अस्थमा, घाव या किडनी या पाचन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इसका राइजोम का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के दवाओं में किया जाता है। आयुर्वेदिक में ये एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों को रोकथाम के लिए या उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के कार्य को करने के लिए हम लोग आने जाने में सुविधा हो, ताकि हम लोग रोग से रोग की दूरी को ऐसे बनाएं ताकि उसमें किसान भाई आसानी से देख सकें कि उसकी वृद्धि कैसी हो रही है। अगर उपचार की आवश्यकता है, अगर उसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है या उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता है, तो हम लोग को मूवमेंट में, वहाँ पर आवागमन में हम लोग को किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, और समय समय पर हम लोग उसका जो खेती के तरीके हैं, जैसे निकाई गुड़ाई हो या उसकी देखभाल हो, समय पर कीटनाशकों की अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग रासायनिक कीट के अलावा हम लोग नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्याधियों से निपटारे कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
फसल को खरपतवार रहित करने के लिए खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करें, जिससे खेत में खरपतवारों का प्रकोप कम से कम हो और फसल की बढ़वार अच्छी हो सके। जहाँ तक मैंने पहले भी हर लोगों को, खासकर किसान भाइयों को जैसे बताया है कि बहुत ही कम पौधे ऐसे हैं जो जल जमाव में उनका उत्पादन अच्छा होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धान। लेकिन ज़्यादातर पौधों की पानी की आवश्यकताएं तो होती है, लेकिन उनके पास जड़ के पास जल जमाव की आवश्यकता नहीं है। जल जमाव से विभिन्न प्रकार के बीमारी लग जाते हैं और जिनके कारण उनके जड़ सड़ जाते हैं और उत्पादन में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम भूमि का चुनाव करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जल जमाव की समस्या वहाँ पर ना हो। अगर जल जमाव की समस्या उस खेत में है तो उचित निकासी की व्यवस्था कर उस जल जमाव की समस्या से निदान पाया जा सकता है। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो इसे हमें सालों भर किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली बार खेती में इसका लगान कर रहे हैं तो अगर हम लोग बरसात के दिनों में या बरसात के बाद जाड़े के समय में इसका अगर हम लोग लगाते हैं तो लगाने के तुरंत बाद हमको प्रथम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पत्ती का झुलसा रोग यह एक पैथोजेनिक बीमारी है जो पत्तों को भूरा और क्लोरोसिस कर देती है और सारे पौधे नष्ट होने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और जहाँ तक लागत की बात है तो प्रति हेक्टेयर इसमें 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत आती है और इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख का आपका मूल्य तैयार होता है। इसे मूल्य 2.5 से 3 लाख के मूल्य में हम लोग बाज़ार में बिक्री कर सकते हैं, जिससे कि हमको लगभग 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। और ये जो पौधा है, चूँकि इसके राइजोम का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए उत्पादन के समय है इसके पूरे पौधे को हम लोग को निकालना पड़ता है ताकि इसका हम लोग राइजोम निकाल सके और उसे सुखाकर बाज़ार में हम लोग बिक्री कर सके। इसकी कटाई बिजाई के 170 से 180 दिनों के बाद शुरू की जाती है। जब इसके फल हल्के हरे रंग के गहरे रंग के हो जाते हैं तब इनकी तुड़ाई की जाती है। गांठों की कटाई 5 से 6 साल के बाद की जाती है। बीजों की प्राप्ति के लिए पके हुए फूल लिए जाते हैं और नए उत्पाद तैयार करने के लिए मिट्टी के नीचे गांठों को निकाल लेते हैं। अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रख के खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, तो किसानों को उचित समय पर बिना किसी नुकसान के उचित उत्पादन और अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा मूल्य में मिल जाएगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आंवला के बाग में अगर फल तैयार हो चुके हैं तो इसकी तुड़ाई और तुड़ाई के बाद कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे आपको अपनी उपज का भरपूर लाभ मिल सके। तो तुड़ाई के समय और तुड़ाई के बाद आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। आंवला, जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जिसका उपयोग लगभग सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आंवला और इससे बनने वाले उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से इसकी खेती करने में किसानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई और इसके बाद के कार्य को ठीक तरह से नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता। अक्सर किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं, लेकिन हाथ से तुड़ाई बड़े वृक्षों और बड़े बागों में संभव न होने के कारण बांस से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर तुड़ाई की जाती है। फलों को सुबह तोड़ना चाहिए और प्लास्टिक के क्रेट्स में रखना चाहिए। फलों को तोड़ते समय जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि चोटिल फल पैकिंग और भंडारण के समय सड़कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आंवला के फलों को 3 श्रेणियों में
उनके आकार, भार, रंग और पकने के समय के आधार पर ग्रेडिंग करना चाहिए। बड़े आकार के फल जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उनको मुरब्बा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में और छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे, चोटिल और रोगग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए। किसान भाइयों, आंवले के फलों की अच्छी तरह से पैकिंग न करने से लगभग 20% तक नुकसान होता है। इसलिए आंवले की पैकिंग करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जूट की बोरियों और अरहर पौधे के तनों की टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है और रख रखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता। लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियां आंवला की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जिनमें अखबार की परत और आंवला की पत्तियों को कुशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंवला को दूर भेजने के लिए गत्ते से बने डिब्बों में पैकिंग करके भेजा जा सकता है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी पहलुओं को अपनाकर आंवले के बाग से अच्छी क्वालिटी की फलत लेकर अधिक आय कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम छिरिया, जिला शहडोल के किसान सुखलाल यादव ने। आप नेपियर घास की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सुखलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है जो कि आपको एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक आपको लगातार हरा चारा पाना है। तो ये एक बहुत कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा जो आपको आउटपुट मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे किसान भाई अपने एक अतिरिक्त आय का भी साधन इसको बना सकते हैं। और इसकी जो वैरायटियाँ है, इसमें जो इकफ्री 3 है, मार्कर है, फ्रेंच है, युगांडा है, कोलोन 3 है, इस तरह से इसकी अनेक प्रजातियां आती हैं। लेकिन ये अपने यहाँ शहडोल के परिप्रेक्ष्य में इकफ्री 3 जो है बहुत सक्सेसफुल माना गया है। और इसको जो लगाने हैं कम से कम 3 से 4 महीने जो शूट है 3 से 4 महीने कम से कम हो और कम से कम यह 10 से 12 महीने पुराना ना भी हो। ये है इसका जो कलम शूट है, हाँ 4-5 महीने का ही होना चाहिए, बाकी ज़्यादा पुराना ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इसका जो लगाने का तरीका है सिंपल, ये एक वेजिटेटिव पार्ट में भी लगता है, एक रूट स्लिप में भी लगता है। रूट स्लिप बहुत बहुआत में अच्छा से इसको लगाया जा सकता है। नेपियर घास लगाने के लिए आपको पहली जो प्रमुख चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ज़मीन, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने यहाँ ये किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मृदा में ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए का जो pH मान है 6 से 7 के बीच में रहे। साथ ही इसको जो ज़मीन की तैयारी है ना, भूमि प्रिपरेशन, जो भूमि प्रिपरेशन है कम से कम इसको 2-3 बार अच्छी से जुताई कर दें। मिट्टी को थोड़ा पलटनी जैसा वो करके बढ़िया भुरभुरा हो जाए
तो इस तरह से इसको ज़मीन को तैयार कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसमें यदि इस नेपियर घास के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में यदि खाद उर्वरक की बात करें तो अपना को NPK है 50-20-20 की मात्रा में इसको लेना है। नाइट्रोजन 50 किलो और अपना फास्फोरस पोटाश जो है 20-20 kg उसमें बेसल डोज में लेना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को रुपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग नेपियर घास की कटाई के बाद करने पर हरे चारे का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यदि और इसका लगाने का जो टाइमिंग है ऑफ सीजन में भी लगाते हैं, तो आपके पास सिंचाई का साधन हो तो आप इसको कभी भी साल में कभी भी लगाया जा सकता है। ये क्या करें कि लगाना कैसे है, इसका रूट स्लिप है, ये 1-1 फीट की रूट स्लिप काट लें, जिसमें से कि एक रूट स्लिप जमीन के अंदर गड़ी रहे, एक गांठ कम से कम जमीन के अंदर हो और एक गांठ ऊपर हो, और उसका 1 मीटर मान लीजिए, 1-1 मीटर के अंतराल में पौधे से पौधे की दूरी 1-1 मीटर में आप इसको लगाएं। लाइन से लाइन भी 1 मीटर और अपने पौधे से पौधे जी, क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत अधिक होता है, तो इसके आने वाले समय के लिए हिसाब से देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 1-1 मीटर सफिशिएंट है। और जो सीधा लगाने का जो तरीका है वो 40 डिग्री में कम से कम हो, तिरछा हो, झुकी हो, जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग जो है सीधे तरीके से आती जाएंगी। किसान भाइयों, नेपियर घास की फसल से हरे चारे का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ फसल की सिंचाई और सही समय पर चारे की कटाई पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप इन कार्यों को करते समय सावधानी रखें। अब रही बात जो है इसकी निंदाई 3 से 4 सप्ताह में कर देना चाहिए, जिससे कि गाजर घास है या कुछ लेंटाना है, ये इस तरह से कुछ खरपतवार जैसा आ जाते हैं, तो इन सबको बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा से होता रहेगा। देखिए किसान भाइयों, अब बात आती है कि जल प्रबंधन। इसमें जल प्रबंधन कैसे करें? जल प्रबंधन के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत दौरे में 3 से 4 सिंचाई आपको उसको थोड़ा सा नमी बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो ये अच्छा होगा। और इसकी कटाई जो है हर 3-3 महीने में कटाई करते रहना चाहिए। उसको कम से कम ये जो है कि 2 फीट नीचे छोड़कर ही इसकी कटाई करते रहें, तो इससे कम से कम प्रोडक्शन 200 से 400 कुंटल उपज आपको निश्चित तौर पर मिलना तय है। किसान भाई ये क्या करते हैं कि इसको जो ये पत्तियां हैं, मुख्य रूप से उसमें एक ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल पाया जाता है, जिससे कि वो दुधारू पशुओं को, भैंसों को, इनकी दूध बढ़ाने की क्षमता का कार्य करता है। हाँ, तो किसान भाइयों कि जो मैंने इस प्रकार से जो बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली उसको अपनाया है। इससे आपको एक अतिरिक्त आय का जरिया ये निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।